हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार टीचर की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें पीजीटी ओटीजीटी के फॉर्म निकले हुए हैं। उसमें हम ज्योग्राफी की तैयारी के लिए आज से नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारी पहली क्लास है, जो कि रहेगी एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल की से। ठीक है। और हम बहुत डीपली ही ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं, जितना कि आपके पीजीटी और टीजीटी में क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पीजीटी और टीजीटी के फॉर्म पहले से फिल हैं। उसकी एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है, इसलिए उसके लिए रिवीजन होगा। और बिहार टीजीटी और पीजीटी के लिए ये नई क्लासेज हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और मेरे साथ क्लास को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और मेरे साथ क्लास को देखते हुए चलिएगा। आज आपको क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं स्वरूप, ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स यदि हम बात करें, जो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है, मध्यवर्ती पूर्णशील भुजा का एक अंश है। देखिए, मंदाकिनी की मध्यवर्ती पूर्णशील भुजा का एक अंश है। हमारी मंदाकिनी के 3 पूर्णशील भुजाओं में असंख्य तारे एवं सौर परिवार हैं। मंदाकिनी सदृश्य कई आकाशगंगा मिलकर एक आकाशगंगा का पंज यानी कि सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी बनाती हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा की मध्यवर्ती भुजा का एक छोटा सा अंश है हमारा सौर परिवार। और जो हमारी आकाशगंगा है, उसकी 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। और इन 3 घूर्णनशील भुजाओं में असंख्य तारे हैं। ठीक है, और सौर परिवार हैं, जैसे कि हमारा सौर परिवार और हमारी जैसी गैलेक्सियों को मिलाकर एक सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी बनता है। ठीक है, यहां तक समझ में आगे चलते हैं। आकाशगंगा के सभी पुंजों को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड यूनिवर्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में, सूक्ष्मतः अणुओं से मिलकर महाकाय आकाशगंगा गैलेक्सी तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति विशेषतः मुख्य 4 सिद्धांत, जिसमें प्रथम सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्यता प्राप्त है। अभी मैंने आपको बताया कि आकाशगंगा जैसी बहुत सी आकाशगंगाओं को मिलाकर क्या बनता है, एक सुपर क्लस्टर बनता है। और बहुत सारे सुपर क्लस्टर को मिलाकर क्या बनता है, बहुत सारे जो सुपर क्लस्टर होते हैं उन्हें मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक है, जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति संबंधित 4 मुख्य सिद्धांत है, जिसमें से पहला सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत, से बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, जॉर्ज लेमेत्रे का है। और दूसरा होता है स्पति सिद्धांत, जो इसका है एलन गुथ का। ठीक है, सतत सृष्टि सिद्धांत यानी कि स्टेडी स्टेट थ्योरी, इसके प्रतिपादक हैं थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी। चौथा आपका है दोलन सिद्धांत, ट्रस्टिंग यूनिवर्स थ्योरी। ठीक है, इसके प्रतिपादक जो है डॉक्टर एरन डेजा हैं। तो बात करें हम बिग बैंग थ्योरी की, क्योंकि सबसे सटीक और जिसके ऊपर सभी की सहमति जाहिर हुई है आज तक वर्तमान तक वैज्ञानिकों की, यहाँ तक कि आपके जो वर्तमान के जो वैज्ञानिक रहे हैं, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई थी, स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने भी बिग बैंग थ्योरी का समर्थन किया था। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी क्या है। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेत्रे ने 1894 और 96 में, जो कि क्या था, ब्रह्मांड और आकाशगंगा तथा सौरमंडलों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत था। उसके बाद में रॉबर्ट वेगनर साहब आए 1967 में। उन्होंने इस सिद्धांत को जो व्याख्या थी वो प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि जो आपका ब्रह्मांड था वो एक सघन बिंदु की तरह था, यानी कि एक छोटा सा बिंदु और इतना गर्म कि जो लावा होता है उससे भी कह सकते हो लाखों करोड़ों गुना अधिक गर्म। ठीक है, और ये कब की बात है, ये आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व की बात है। ठीक है, और अत्यधिक संकेंद्रण और आकस्मिक विस्फोट के कारण जैसे ही इसका एक्सप्लोजर हुआ, ये फैला। ठीक है, उस फैलाव को ही, उस विस्फोट को ही महाविस्फोट या बिग बैंग थ्योरी नाम दिया गया। इस छोटे बिंदु में जैसे ही विस्फोट हुआ और ये फैला, ठीक है, ये फैला, इसे क्या नाम दिया गया, महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इससे पहले ना कोई कण था, ना ही आप कह सकते हो समय था, किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं था। इस विस्फोट को कॉमिक्स एक्सप्लोजन या बिग बैंग थ्योरी कहा गया या उपमा दी गई। इसके साथ ही समय स्थान यानी कि स्पेस और वस्तु की उत्पत्ति हुई। ध्यान से समझिएगा, जैसे ही विस्फोट हुआ उसके साथ समय, स्थान और वस्तु दोनों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, विस्फोट के अल्प समय में बिंदु विस्तृत होकर वॉलीबॉल के आकार में बदल गया। ध्यान से समझिएगा, जैसे ही विस्फोट हुआ, एक अल्प समय जैसे ही बीता, उसके बाद यह बिंदु किसके समान हो गया, एक वॉलीबॉल की बॉल के समान हो गया। ठीक है, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि समय, स्थान और वस्तु की उत्पत्ति कैसे हुई है, कब हुई है। जैसे ही विस्फोट हुआ तुरंत हुई। ठीक है, विस्फोट कब हुआ था, 15 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, और जैसे ही विस्फोट के बाद अल्प समय बीता, तो इसका बिंदु का आकार कैसा हो गया, वॉलीबॉल के समान। ठीक है,
जो बाद में एक आग के गोले यानी फायरबॉल के दृश्य जैसा, यानी कि जैसा आप कह सकते हैं एक तरह का चित्र बन गया, कैसा, आग के गोले के समान। ये जो आपको बिंदु बिखरे दिखाई दे रहे हैं विस्फोट के, ये कैसे थे, एक आग के गोले के समान थे। ठीक है, जैसे जैसे समय बीता, इस गोले का जो अर्धव्यास था वो लगभग 10 अरब मील तक था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 10 अरब मील कितना हो सकता है। इस जो छोटे से बिंदु का जो आप कह सकते हो विस्फोट के बाद जो व्यास था, अर्धव्यास था, वो लगभग 10 अरब मील था। इस स्थिति में जब ब्रह्मांड की आयु 1 सेकंड मात्र की हुई, क्या जैसे ही विस्फोट के बाद ब्रह्मांड की आयु, जो आपके सामने आज ब्रह्मांड है उसकी आयु 1 सेकंड मात्र की हुई, तो उस समय क्या हुआ, जैसे ही ताप कुछ कम हुआ, तो जो मूल कण है यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स है तथा प्रतिकण यानी कि एंटी पार्टिकल्स, इनकी उत्पत्ति हुई। अब जाने कि मूल कण और प्रतिमूल कण क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं। वे कण जिनका निर्माण किसी अन्य कणों से नहीं होता, अर्थात जिनकी कोई संरचना नहीं होती, मूल कण कहलाते हैं। पहले वैज्ञानिकों का विचार था कि परमाणु 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, किंतु आज मूल कणों की संख्या 30 से ऊपर पहुंच गई है। अब तक जो फोटोन तथा ग्रिप्टॉन भी मूल कणों की श्रेणी में गिना जाता है। इन मूल कणों में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, एंटीप्रोटॉन तथा तथा ग्रिप्टॉन स्थायी कण यानी कि स्टेबल पार्टिकल हैं, जबकि न्यूट्रॉन एवं सभी प्रकार के मेसोन अस्थायी पार्टिकल्स हैं यानी कि अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं। जी, जो आगे चलकर परमाणु यानी कि एटम का निर्माण किया विस्फोट के 1 मिनट बाद। ठीक है, आपने जाना पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो किसी पर आश्रित नहीं है वो क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, और जो किसी पर आश्रित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंटी पार्टिकल्स। ठीक है, अब आप आज जैसे वैज्ञानिकों की खोज बढ़ती रही, आज मूल जो फंडामेंटल्स पार्टिकल्स है कितनी संख्या हो गई है उनकी, 30 से अधिक हो गई है। ठीक है, लेकिन आप 30 मान सकते हो। अब जैसे ही अब विस्फोट के बाद जैसे समय बीता और ब्रह्मांड की आयु कितनी हुई, ब्रह्मांड की आयु 1 मिनट की हुई, ब्रह्मांड की आयु 1 मिनट की हुई, और जो ब्रह्मांड था उस वो और अधिक फैल गया। ठीक है, उसका फैलाव होने के कारण क्या हुआ, ठंडा हुआ। जैसे आपने कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए आपने कोई द्रव गर्म किया और आपने उसे एक बड़े से बर्तन में फैला दिया, तो क्या होगा, उसका ताप कम होगा। देखिए 1 मिनट के बाद ब्रह्मांड और भी विस्तृत होकर बड़ा ताप नाभिकीय रिएक्टर बन गया, यानी कि आप कह सकते हो जेंट थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर। जैसे कि आप जानते हो कि एक भट्टी होती है, ठीक है, एक ताप की भट्टी होती है, उस तरह से क्या बन गया, एक नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण हो गया। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन नाभिक से इस अवस्था में हीलियम परमाणु के नाभिक बने, यानी जो आपके सामने रिएक्टर बना था उसके अंदर हाइड्रोजन नाभिक से ऐसी अवस्था उत्पन्न हुई जिससे हीलियम के परमाणु बने। देखिए जैसे ही ब्रह्मांड की आयु 1 मिनट की हुई, तापक्रम ठंडा हुआ, और उसके मध्य का जो भाग था उसके अंदर ये जो रिएक्टर बना था, इसके मध्य का जो भाग था उसके अंदर हाइड्रोजन के जो नाभिक की अवस्था ऐसी उत्पन्न हुई कि उसके अंदर हीलियम के नाभिक बनने लगे। जैसे ही कुछ हजार वर्ष के पश्चात पदार्थ तथा विकर्ण का चमकीला सम्मिश्रण होकर फैल गया, यानी कि जैसे ही एक लंबा समय बीता, यानी कि कुछ हजार वर्ष बीते, तो जो ये आपके सामने एक रिएक्टर बना था, इसमें क्या हुआ कि जो पदार्थ थे और विकर्ण थी, इसका चमकीला स्वरूप, ठीक है, इकट्ठा होकर बिखरने लगा छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, जैसे आज गैलेक्सियों को आप देखते हो चमकती रहती हैं अलग अलग तरह से पदार्थ, और आप कह सकते हो चमकीले रूप में, तो ठीक ऐसे इसका फैलाव होने लगा। ठीक है, छोटे छोटे इस प्रकाश का फैलाव होने लगा। ठीक है, कुछ अरब वर्ष पश्चात हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल संकुचित होकर आकाश गंगाओं एवं तारों का निर्माण करने लगे। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे ही ये जो आपके पदार्थ पार्टिकल्स आगे की ओर बढ़े, यानी कि आपने सुना होगा वर्तमान में वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ब्रह्मांड का स्वरूप फैल रहा है, आकाश गंगाएं दूर जा रही हैं। देखिए ऐसे बादल इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद उन्होंने क्या किया, आकाश गंगा और गैलेक्सियों का निर्माण किया। ठीक है, किसके बादल इकट्ठे हुए थे, हाइड्रोजन और हीलियम के। देखिए आपसे पूछता है कि आकाश गंगा और जो आपकी आकाश गंगा है या तारों का निर्माण कैसे होता है, तो जो हाइड्रोजन और हीलियम के बादल होते हैं वो क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, संकुचित होते हैं, और संकुचित होते हैं, आप देखिएगा जो आकाश गंगाएं होती हैं घूर्णनशील होती हैं, घूमती रहती हैं, जो फिर पदार्थ आपका कह सकते हो जो बादल होते हैं संकुचित होकर इकट्ठे होते रहते हैं, जिनसे आप कह सकते हो अनेकों या अरबों खरबों आप कह सकते हो या असंख्य तारों का निर्माण होता है, और एक गैलेक्सी या बहुत सारी गैलेक्सियों का निर्माण होता है जो एक सुपर क्लस्टर बनाती है। यदि हम बात करें सूर्य तथा अन्य तारों के संगठन का, लगभग जो 98% भाग है वो हाइड्रोजन तथा हीलियम का बना होता है। ठीक है, ये बात महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए कि जो सूर्य तथा अन्य तारों का संगठन है वो लगभग 98% भाग से बना हुआ है। जो आपका सूर्य है और तारे हैं, ठीक है, जो आपका सूर्य और अन्य जो तारे हैं इनका जो निर्माण हुआ है, इनमें 98% तक हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। ठीक है, तारों का केंद्रीय भाग पदार्थ के नाभिकीय संलयन के कारण
अधिक गर्म हो गया, तारों से चमक निकलने लगी तथा तारों के केंद्र में भारी पदार्थों का गठन होने लगा। बिग बैंग के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, अर्थात आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों की उत्पत्ति आदि का निर्माण हुआ। ठीक है, आप कह सकते हो जो हमारा अभी आपके सामने सौरमंडल दिखाई देता है, उसका जो निर्माण हुआ है 4 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, और विस्फोट के कितने समय बाद? विस्फोट के 10.5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, आज आकाश गंगाएं सुपर क्लस्टर के रूप में पूंजीभूत हैं। ये पूंजीभूत आकाश गंगाओं के एक दूसरे पुंजों से 100 से 400 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, दूरी भी। इनके मध्य का स्थान काला है। अपने निर्माण काल के समय से प्राप्त वेग के कारण इसके मध्य की दूरी बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, देखिए, ये एक बिंदु था, यहाँ एक बिंदु था, जैसे इसमें विस्फोट हुआ ये ऐसे फैल गया। ठीक है, फैलने के बाद क्या हुआ? स्थान, वस्तु, आप कह सकते हो समय का निर्माण हुआ था। जैसे एक आपकी 1 सेकंड का समय बीता तो किसका हुआ? मूल प्रतिकण यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स, इनका निर्माण हुआ। जैसे ही धीरे धीरे ये ठंडे होकर आगे बढ़ने लगे तो क्या हुआ? जो बादल थे, हाइड्रोजन हीलियम के जो बादल थे, वो इकट्ठे होने लगे, और इकट्ठे होने के बाद क्या हुआ? गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। ठीक है, और ये गैलेक्सी, जैसे जैसे ये पदार्थ ठंडा हो रहा है, ऐसे ही ये क्या हो रहे हैं? फैल रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि आज भी ब्रह्मांड क्या कर रहा है? फैल रहा है, धीरे धीरे फैल रहा है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर? आगे चलें, चलिए। देखिए, विश्व के सुविख्यात भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने अपनी पुस्तक समय का संक्षेपित इतिहास यानी कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, ये उनकी पुस्तक थी। जो स्टीफन हॉकिंस अब इस दुनिया में नहीं रहे, एक महान वैज्ञानिक थे। देखिए, यही क्वेश्चन 2018 में यूपी पीसीएस में पूछा गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व एक मटर के दाने के रूप में था। इसके पश्चात बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करते हुए वह लिखते हैं कि महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का स्वरूप विस्तृत हुआ। आज वही मटर के दाने के का ब्रह्मांड असीम और अनंत है। देखिए, उनकी जो नवीनतम खोज है उसके अनुसार 13.7 अरब वर्ष। ठीक है, जो आपके स्टीफन हॉकिंस से थे। देखिए, आप पुराने वैज्ञानिकों को तो नहीं जानते होंगे, लेकिन स्टीफन हॉकिंस का नाम तो आज के वर्तमान के सभी लोगों ने सुना होगा, दुनिया के सभी लोगों ने सुना होगा। ठीक है, स्टीफन हॉकिंस एक महान वैज्ञानिक थे जो कि भौतिकी के वैज्ञानिक थे। उनकी पुस्तक का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। उसमें उन्होंने बिग बैंग थ्योरी का जिक्र किया, समर्थन भी किया है। ठीक है, अमेरिकी खगोलविद एडविन हब्बल ने बताया कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। जैसे जैसे आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, वैसे वैसे इनके दूर जाने की गति तेज होती जा रही है। इसकी तुलना हम एक फूलते गुब्बारे से कर सकते हैं। अगर हम इस गुब्बारे पर कुछ छोटे छोटे बिंदु बना दें तो जैसे जैसे गुब्बारा फूलता जाएगा, वैसे वैसे यह बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। अब अगर इन बिंदुओं को आकाशगंगा मान लें तो गुब्बारा यानी कि ब्रह्मांड के प्रसारण के साथ साथ आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी। इसे विज्ञान के डोपलर प्रभाव द्वारा भी समझाया जा सकता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये आपके पास एक गुब्बारा है और इस पर आपने एक डॉट डॉट बना दिए। अब वो कह रहा है कि यदि आप इसमें हवा भरते हो, ये तो कुछ इस प्रकार होगा, और जो आपने डॉट बनाए थे वो आपको और अधिक दूरी पर जाते दिखाई देंगे। ठीक है, यानी कि उनका फैलाव होता दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार वो कह रहा है कि पहले ये एक सघन बिंदु था, विस्फोट के बाद ये जैसे जैसे ठंडा हो रहा है वैसे वैसे इसमें फैलाव हो रहा है, और जैसे जैसे फैलाव हो रहा है आपकी आकाशगंगाएं क्या हो रही है? एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो आपने अभी तक कितने नाम सुने हैं? पहला नाम जॉर्ज लेमेत्रे का, जिन्होंने क्या किया था? बिग बैंग थ्योरी का निर्माण किया था। कब? 1894। उसके बाद कौन आए? रॉबर्ट वेगनर आए। कब आए? 1967 में आए। उन्होंने क्या किया? बिग बैंग थ्योरी का विस्तृत रूप प्रदर्शित किया, यानी कि आप कह सकते हो बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन किया। उसके बाद में कौन आया? स्टीफन हॉकिंस आए। स्टीफन हॉकिंस ने अपनी पुस्तक में बताया, क्या बताया? कि जो ब्रह्मांड है वो, उसका जो निर्माण हुआ है एक विस्फोट से ही हुआ है, जो एक मटर के दाने के समान था, आज वो फैल रहा है। ठीक है, उसकी आयु आज से 15 अरब वर्ष पूर्व बताई गई है। ठीक है, उसके बाद कौन आए? अमेरिकी खगोलविद एडविन हब्बल आए, जिन्होंने अपनी हब्बल टेलीस्कोप का निर्माण किया था। उन्होंने बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है धीरे धीरे फैल रहा है। जैसे आप कह सकते हो एक गुब्बारे के ऊपर आप पॉइंट बनाओ और उसमें फिर हवा भरो तो आपको दिखाई देगा कि वो जो बिंदु आपने गुब्बारे के ऊपर बनाए थे वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, ये थी आज की क्लास। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे स्पति सिद्धांत यानी कि इन्फ्लुएंसरी थ्योरी, जिसमें हम जानेंगे कि बिग बैंग थ्योरी और स्पति सिद्धांत दोनों में क्या अंतर है। ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।